जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आज हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। तो ये मैंने यूरोप महाद्वीप का एक रेखा चित्र बनाया है। मैंने पहले बताया था कि यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर पहले यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन वो बहुत बड़ा स्थल रूप था। तो अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वान लोगों ने उस यूरेशिया के दो भाग कर दिए। पश्चिम का भाग यूरोप और पूर्व के भाग को एशिया महाद्वीप माना गया। एक रूस देश है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। इसी तरह एक टर्की देश है, उसके भी दो भाग हैं। एक भाग उसका एशिया में पड़ता है, एक भाग उसका यूरोप में पड़ता है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप 46 देशों से मिलकर बनता है। यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से ऐसे यूराल पर्वत है। वो जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप के बीच की सीमा रेखा है। तो ये जो यूराल पर्वत है, यहाँ पर एक काकेशस पर्वत भी है। तो ये काकेशस पर्वत भी इस महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इस यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी बाह्य सीमाएं लगभग 3 सीमाएं समुद्री हैं, और जिस भूभाग की 3 सीमाएं समुद्री होती हैं उस भूभाग को उप महाद्वीप कहा जाता है। जैसे ये पुर्तगाल है, इसकी 3 सीमा समुद्री है, तो इसे उप महाद्वीप कहेंगे। ये स्पेन है, इसकी भी 3 सीमा समुद्री है। ये यहाँ भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर, और इधर यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, इसकी भी सीमाएं समुद्री हैं, इसलिए इसे भी उप महाद्वीप कहा जाएगा। ये इटली है, इटली की 3 सीमाएं सागरीय हैं, इसे भी उप महाद्वीप कहेंगे। ये फ्रांस है, इसकी भी ये सीमा समुद्री है और ये सीमाएं समुद्री हैं, इसे भी उप महाद्वीप कहेंगे। यहाँ ये डेनमार्क है, इसकी भी चारों तरफ की थोड़ा सा भाग दक्षिण का स्थलीय है, बाकी सब सीमाएं जो है समुद्री हैं, इसे भी उप महाद्वीप कहेंगे। ये नॉर्वे है, इसकी भी 3 सीमाएं समुद्री हैं। इसी तरह ये स्वीडन है, इसकी भी 3 सीमाएं समुद्री हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यूरोप के बहुत सारे देश समुद्र से स्पर्श करते हैं, जिसकी वजह से यूरोप को उप महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये जो यूरोप महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ा है और बाकी जो महाद्वीप है उनसे छोटा है। इसके उत्तर में ध्रुव सागर है, जिसे अटलांटिक सागर भी कहते हैं। इसके दक्षिण में यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और इसके पूर्व में काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा काकेशस पर्वत है। इस तरह से ये जो यूरोप महाद्वीप है इसकी बाह्य सीमाओं का परिचय मैंने बताया। इसमें इसका जो
सबसे ऊंचा पर्वत है एलबुर्ज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। आल्प्स पर्वत की जो चोटियां हैं उसे माउंट ब्लैक कहते हैं और उसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। फ्रांस में आल्प्स का मीटर साठ 4478 मीटर है। इस तरह से, और स्विट्जरलैंड तथा इटली, ये यहाँ पर इटली है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, इन दोनों के बीच में आल्प्स पर्वत है। वो आल्प्स पर्वत दोनों की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत इधर फ्रांस से लेकर और इधर टर्की तक जाता है। ये सबसे लंबाई की दृष्टि से बहुत बड़ा पर्वत है। सबसे महत्वपूर्ण नदी एक डैन्यूब नदी है जो यह काला सागर में गिरती है, और ये यूक्रेन है जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। ये जो यूक्रेन है पहले इस रूस का ही हिस्सा था। जब रूस टुकड़ों में टूट गया तो ये यूक्रेन अलग अलग देश बन गया था, और वर्तमान में इस समय इस यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। तो एक डैन्यूब नदी है जो यह काला सागर में गिरती है और यूक्रेन के बाह्य सीमा से होती हुई इस तरह से यूरोप में जाती है। ये जो डैन्यूब नदी है, इस नदी पर 5 जलपोत भी बने हुए हैं, जिन्हें बुखापेस्ट, बुडापेस्ट तथा बुखारेस्ट, वियना, बेलग्राद, ये सब इस डैन्यूब नदी में के बंदरगाह हैं। इसके अलावा यहाँ ये कैस्पियन सागर है, और इस कैस्पियन सागर से होती ही वोल्गा नदी जाती है। लंबाई की दृष्टि से जो वोल्गा नदी है वो 3687 किलोमीटर लंबी है, तथा वो जो वोल्गा नदी है उसमें आगे चलकर एक दूसरी नदी डॉन नदी गिर जाती है, जिससे उसमें फिर जल यातायात किया जाता है। एक यहाँ पर टेम्स नदी है, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में यहाँ पर है लंदन। इस लंदन के पास में यहाँ पर टेम्स नदी है, उसके किनारे पर लंदन बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त ये फ्रांस है। ये जो फ्रांस है इसकी राजधानी पेरिस है, और पेरिस से यहाँ टर्की में कुतुस्तनिया है। फ्रांस से पेरिस से कुतुस्तनिया तक रेलवे लाइन, सबसे लंबी रेलवे लाइन यहाँ ये है। तथा ये जो फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस सबसे सुंदर नगर है। ये जो फ्रांस है सुरा और सुंदरी के लिए जाना जाता है, तथा फैशन के हिसाब से संसार में फ्रांस को सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ पर फैशन डिजाइन के ज़्यादा काम होते हैं। ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन गेहूं उत्पादन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। इसको दलिया में रोटी कहा जाता है। ये दूसरे देशों को गेहूं का निर्यात करता है। यहाँ पर ये इटली देश है। ये इटली देश, इस इटली देश में अंगूर की खेती ज़्यादा होती है। जिस तरह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसी तरह से इस इटली को भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसके जो निवासी हैं वो मुख्य रूप से उनका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय कृषि है। कृषि पर आधारित कार्य यहाँ के निवासी करते हैं। जलमार्ग की दृष्टि से जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी है, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड राइन नदी के किनारे हैं। ये राइन नदी है यहाँ पर।
इसी तरह से ये जो मैंने बताया था, यहाँ पेरिस से यहाँ टर्की तक एक रेल मार्ग है। उस रेल मार्ग को ओरिएंटल रेल मार्ग कहा जाता है। इस यूरोप में जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। यद्यपि रूस का कुछ भाग यहाँ एशिया में भी आता है, कुछ भाग यूरोप में आता है, लेकिन फिर भी ये जो रूस का जितना भाग भी यूरोप में आता है वो फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यूरोप के अन्य देश हैं उन अन्य सभी देशों से वो बड़ा भूभाग है। यहाँ ये जो फ्रांस है, इस फ्रांस में शैंपेन नाम की विश्व प्रसिद्ध शराब बनाई जाती है, जो विश्व में जिसका बड़ा भारी महत्व माना जाता है। यहाँ ज्यादातर देश तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। जो मैंने बताया था उसकी वजह से उन्हें प्रायद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर ये फिनलैंड देश है। इस फिनलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा झील है। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये जो इटली है ये कृषि प्रधान देश है। इसके उत्तर में यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इस तरह इस इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। उससे ये जो इटली है इसकी तुलना भारत से की जाती है। एक और बात बताऊं, ये इटली और यहाँ ये नॉर्वे, यूरोप में ये इटली और ये नॉर्वे दो देश ऐसे हैं जो जल विद्युत उत्पादन में यूरोप में सबसे अग्रणी हैं। इन दोनों देशों में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्वे है इसके यहाँ ये समुद्र है और इस समुद्र में ये जाड़े की ऋतु में यहाँ पर बर्फ जम जाती है और वो बर्फ गर्मी की ऋतु में पिघल कर समुद्र में गिरती है। छोटे छोटे झरने बन गए हैं। इसी तरह यहाँ ये भूमध्य सागर है, ये इटली है। आल्प्स पर्वत से छोटे छोटे जल के स्रोत इस इटली में आते हैं, उन पर जल विद्युत बनाई जाती है। जल विद्युत की दृष्टि से ये दोनों देश यूरोप में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ फ्रांस और ये है ग्रेट ब्रिटेन। ये फ्रांस है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। इन दोनों के बीच में ये समुद्र है, ये अटलांटिक महासागर का भाग समुद्र है। इसको डोवर जल संधि कहते हैं तथा इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो इस फ्रांस से इस इंग्लैंड तक, फ्रांस से इस ग्रेट ब्रिटेन तक, इस समुद्र के नीचे नीचे लगभग 75 मीटर की गहराई में एक सुरंग बनाई गई है और यहाँ पेरिस से यहाँ लंदन तक रेल चली जाती है। रेल द्वारा यातायात किया जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1 मई 1994 में शुरू हुआ था तथा 14 नवंबर 1994 को ये यातायात के लिए खोल दी गई थी। इस तरह से ये सुरंग तैयार हुई। इस सुरंग की जो लंबाई है 50.45 किलोमीटर है। ये जो इंग्लिश चैनल है जिसे डोवर जल संधि कहते हैं, इसकी जो लंबाई है वो 50.45 किलोमीटर है। मैंने जैसे कि पहले बताया, एक बात और बताऊंगा यहाँ पर कि इधर यूरोप के इधर अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर के इधर अमेरिका है। ये जो
यूरोप है, यूरोप के दक्षिण में यहाँ पर ये अफ्रीका, अफ्रीका के लगभग बीच से होते हुए भूमध्य रेखा जाती है। उस भूमध्य रेखा पर गर्म जलधारा पैदा होती है और वो गर्म जलधारा पश्चिम में अमेरिका से टकराकर वहाँ गल्फ की खाड़ी में जाकर उसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ जाता है। और फिर आगे लेब्राडोर का पठार है, उस लेब्राडोर पठार जो वो गर्म रहता है, उस पठार के प्रभाव में आकर वो और भी गर्म हो जाती है और फिर वो धारा पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आकर पूर्व को मुड़ जाती है और फिर ये जो यूरोप है, इस यूरोप के पश्चिमी तट पर आकर टकराती है, जिसकी वजह से ये जो यूरोप का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जबकि ये उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है। उत्तरी अक्षांशों में जाड़े की ऋतु में तो यहाँ स्पेन तक भी बर्फ जम जाती है, ये क्योंकि इतने ये उत्तरी अक्षांशों में स्थित होने के कारण जाड़े की ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। लेकिन इधर से जो गल्फ स्ट्रीम की धारा आती है पश्चिम की तरफ से, वो धारा ये इंग्लैंड भी और ये नॉर्वे वगैरह, ये डेनमार्क है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, इनके जो तट हैं कायदे में ये जम जाने चाहिए, लेकिन वो जो गर्म धारा यहाँ पर आती है तो वो गर्म धारा इनके तटों को जमने नहीं देती, वर्ष भर यातायात के लिए खुले रहते हैं और इन क्षेत्रों में इतनी अधिक ठंड भी नहीं पड़ती जितनी ठंड पड़ जानी चाहिए। तो वो जो गर्म जलधारा है जब इनसे यहाँ पर टकराती है तो इनको गर्म कर देती है, इसलिए उसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। जिस तरह से कंबल से गर्मी आ जाती है, इस तरह से वो जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है वो कंबल का काम करती है, तो उसे कंबल कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि कंबल किसे कहा जाता है। अब कंबल आदमी तो दिन कितने ओढ़ते हैं उससे तात्पर्य नहीं है, हमारा तो भूगोल में स्थल से तात्पर्य होता है। यहाँ पर छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है, वो खेल के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर खेल के बहुत मैदान हैं तथा ये टर्की देश है। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ये जो टर्की है ये ज्यादा उन्नति नहीं कर पाया। एक बात और मैं यहाँ पर बताऊं, ये भूमध्य सागर है। मैंने पहले एक वीडियो में पढ़ाया था भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये जो भूमध्य सागर है इसके चारों तरफ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इधर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इस भूमध्य सागर के चारों तरफ के जो देश हैं उनमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है तथा इस क्षेत्र में फलों की कृषि होती है। तो विश्व में मुख्य रूप से फलों का जो उत्पादन है इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होता है। तो ये फलों के उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। और ये टर्की है, यहाँ पर अंगूर की पैदावार के लिए तो ये सबसे प्रथम इसका स्थान है। ये टर्की जो देश है इधर यहाँ काला सागर से स्पर्श करती है और इधर में भूमध्य सागर है इस टर्की के। तो तथा इसके बीच में एक मरमरा सागर है। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मरमरा सागर है जो इस टर्की को दो भागों में करता है। इधर का भाग एशिया में आता है और इधर का भाग यूरोप में आता है। वो जो मरमरा सागर है वो इसके बीच में है, जिससे टर्की के दो भाग हो गए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक नीदरलैंड देश है। ये जो नीदरलैंड देश है
वो यहाँ पर है। उस नीदरलैंड देश की एक विशेषता है। विशेषता ये है कि जैसे मानो ये नदी है, जब इस नदी में बाढ़ आती है तो ये नदी का पानी इस नदी के दोनों तरफ स्थल भाग पर फैल जाता है। वर्तमान में इस नदी में बाढ़ आकर ये जो क्षेत्र हैं, ये इन क्षेत्रों में कृषि होती है, तो इस नदी में बाढ़ आकर इन क्षेत्रों की कृषि फसलों को नष्ट ना करे, तो इसके जो तटबंध हैं उनको ऊंचा कर दिया गया है। तो फिर इसका पानी इधर या इधर को नहीं निकलता। इसी तरह यहाँ पर एक नीदरलैंड है। उस नीदरलैंड में तटबंध बनाकर जो जलीय भाग है, समुद्री जो भाग है, जैसे ये समुद्र है, तो उनमें तटबंध बनाकर, जैसे ये समुद्र यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तटबंध बना दिया, इसमें मिट्टी डाल दी और ये भूमि बना दी। जैसे कुछ छोटे छोटे कटे फटे तटबंध हैं, समुद्री तट हैं, तो उनको तटबंध द्वारा रोक करके उनमें दूसरी जगह से जहाँ ऊंचे भाग हैं भूमि के, वहाँ से मिट्टी लाकर वहाँ डाल दी और वो भूभाग बन गए और उनमें कृषि की जाती है। संसार में नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर कृत्रिम भूमि बनाकर एक कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो स्विट्जरलैंड है, इसमें आल्प्स पर्वत यहाँ पर है। स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत यहाँ पर फैला हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया इटली के बीच में एक ब्रेनर दर्रा है। ये जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए इधर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया और इसके बीच में ब्रेनर दर्रा है जो अब स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरिनीज पर्वत है। ये स्पेन है, ये फ्रांस है, यहाँ पेरिनीज पर्वत है जो कि इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है। अब ये जो फ्रांस देश है, कृषि की दृष्टि से ये देश आत्मनिर्भर है। यहाँ अपने उपयोग के लिए कृषि फसलें पैदा हो जाती हैं। बाकी जो यूरोप के दूसरे देश हैं उनमें ये इटली, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो हैं, इनमें फल उत्पादन हो जाता है। फ्रांस में खाने के लिए खाद्य पदार्थ भी पैदा होते हैं। इधर यहाँ यूक्रेन में गेहूं उत्पादन होता है। शेष यूरोप में कृषि की दृष्टि से यूरोप का कोई खास महत्व नहीं है। केवल गिने चुने कुछ देश हैं जहाँ पर कृषि कार्य होते हैं, बाकी देशों में व्यापार होता है। इस यूरोप महाद्वीप की एक और विशेषता है कि इसमें नगर ज़्यादा हैं। जैसे कि भारत में गांव ज़्यादा हैं, तो इस यूरोप महाद्वीप में मुख्य रूप से नगरीय बस्ती हैं। गांव वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं। ये जो इंग्लैंड है, इसमें यहाँ पश्चिम में आयरलैंड है तथा इसके जो मुख्य भूभाग हैं वो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है। इन सबको मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। और ये ग्रेट ब्रिटेन डोवर जल संधि से यूरोप के पश्चिमी भाग से मिलता है। बीच में ये है, ये ग्रेट ब्रिटेन भी यूरोप में ही आता है, लेकिन बीच में जल संधि है। इस जल संधि से ये यूरोप के भाग से अलग हो, भूमि से अलग हो रहा है। इस तरह से मैंने ये यूरोप महाद्वीप के विषय में आपको बताया। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, ये रूस है, यहाँ पर मॉस्को है। मॉस्को
5 बंदरगाहों से संबंधित है। इधर ये काला सागर, इधर कैस्पियन सागर, इधर ये बाल्टिक सागर, इधर यहाँ पर ये सफ़ेद सागर, ये जो है वाइट सागर है, इसका पानी सफ़ेद होता है। तो ये मैंने रूस के विषय में आपको बताया। मुख्य रूप से लगभग सभी जानकारी मैंने बताई। इसके अलावा यदि कोई अन्य जानकारी बताने के लिए शेष रह गई है तो कोई भी दर्शकगण कमेंट में बता सकता है, तो मैं उसकी जानकारी दोबारा आपको बता दूंगा। धन्यवाद।